नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में क्या वाकई में गैस का संकट है या फिर संकट तैयार किया गया? देश के अलग अलग हिस्सों से आपने खबर देखी होगी कि घरेलू गैस नहीं मिल पा रही। देश में गैस का संकट पैदा हो गया। क्या सच में ऐसा है? सोचिए, देश के पास 15 दिन का रिजर्व है। भारत 10% उत्पादन स्थानीय क्षमता के साथ अपने आप को बढ़ा रहा है और जो आपूर्ति विदेश से हो रही है उसमें सिर्फ 15 से 20% की कमी नजर आ रही है और जो रिजर्व है हमारा वो 45 दिन का है। तो फिर संकट कैसे? क्या वाकई में देश के अंदर आपदा का माहौल बनाकर आपदा पैदा की गई है? उदाहरण के तौर पर ईरान इजराइल जंग से पहले मानिए देश में हर दिन 1 करोड़ सिलेंडर भरे जा रहे हैं। अब अगर वो 2 करोड़ के आसपास भरे जा रहे हैं तो ये 1 करोड़ ज्यादा कैसे? क्या लोगों ने डर की वजह से बेवजह सिलेंडर भरना शुरू किया और इस वजह से जरूरतमंदों को लाइन में लगना पड़ गया? आज हम आपको भारत में गैस का पूरा गणित समझाने वाले हैं। इसको देश हित में जरूर देखिए। गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है। आज हम आपको आसान भाषा में भारत के अंदर गैस के गणित को पूरे तरीके से समझाने वाले हैं ताकि आपको एहसास हो कि ये जो हो रहा है, जो पैनिक क्रिएट किया गया है, ये बेवजह का पैनिक है। क्योंकि भारत ना तो पाकिस्तान है, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है, ना अफगानिस्तान है, ये भारत है। तो सबसे पहले इस गणित को समझिए कि वर्तमान में स्थिति क्यों पैदा हुई और किस तरीके के फैसलों ने इस स्थिति को पैदा किया है। सबसे पहले घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग 21 से 25 दिन। सरकार ने कहा कि आपको एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर भरने के लिए कम से कम 21 से 25 दिन का वक्त देना पड़ेगा। उसके बीच में सिलेंडर नहीं भरा जाएगा। यहां से लोगों को लगा कि शायद गैस की कमी हो रही है। इसमें कहते ना कि आग में घी का काम जिसने किया वो किया। इस फैसले ने कि कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई नहीं होंगे, कमर्शियली सप्लाई होगी ही नहीं, वो बंद कर दी गई। और इसके बाद तो घरेलू गैस सिलेंडर वालों को लगने लगा कि भाई कमर्शियल भी बंद हो गई है, हमें भी 21 से 25 दिन के लिए कह दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हाल पाकिस्तान और पड़ोसी देशों का है ऐसा ही भारत में हो जाए और एक वक्त आए कि गैस घर के अंदर जले ही ना, रोटी पके ही ना। क्या वाकई में ऐसी स्थिति थी? क्योंकि जो पैनिक है उसको समझने के लिए एलपीजी की खपत कितनी है जरा एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने करीब 29.6 मिलियन टन एलपीजी की खपत की थी। औसतन हर महीने करीब 2.6 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल होता है। देश में अब 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता है और इनमें करीब 90% मांग घरेलू उपयोग में इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी मांग होटल और अन्य कमर्शियल संस्थानों में होती है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 60% से ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है और इसमें से करीब 90% जो सप्लाई आती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही आती है, जहां इस वक्त विवाद है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भारत के लिए तो खोला गया है। वहां से बाकायदा वर्तमान स्थिति में 2 शिप क्रूड ऑयल के साथ, नेचुरल गैस के साथ भारत की तरफ आ रहे हैं। वो अगले 2 से 3 दिन में बंदरगाह पर आ भी जाएंगे। तो फिर ये स्थिति क्यों स्थिति अनकंट्रोल जैसी लग रही है? क्योंकि सिलेंडर की बुकिंग 21 से 25 दिन करने से जनता में शायद एक भ्रम फैल गया। जनता को लगा कि ऐसा ना हो कि गैस मिलनी ही बंद हो जाए और इसकी वजह से अचानक गैस की डिमांड 2 से 3 गुना बढ़ गई। देश में जो औसतन 11 से 15 दिन में सिलेंडर भरे जा रहे थे वो अचानक से 3 से 5 दिन में भरे जाने से औसत तक पहुंच गए। यानी डिमांड 2 गुनी बढ़ गई और सप्लाई में वर्तमान में 20 से 30% की कमी है। इसके साथ ही जैसे ही सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई, उससे जनता के बीच में और ज्यादा पैनिक की स्थिति पैदा होने लगी। इससे देश के अलग अलग राज्यों में लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी। माहौल ऐसा हो गया कि देश में गैस की भारी कमी होने वाली, जबकि यह स्थिति सिर्फ अचानक से जरूरत से ज्यादा डिमांड की वजह से पैदा हुई। इसको उदाहरण के तौर पर समझिए। अभी तक किसी घर के अंदर एक सिलेंडर जो गैस से कनेक्ट था और एक स्पेयर में लगा रखा रहता था रिजर्व के तौर पर। उस घर में अब एक कनेक्ट है और 3 रिजर्व के तौर पर है। सिर्फ इसलिए
क्योंकि उनको लग रहा है कि क्या पता कि गैस मिले ना मिले, और गैस मिले ना मिले से यह स्थिति पैदा होगी कि वर्तमान में डिमांड इतनी हो गई कि जो ऑनलाइन बुकिंग करने वाली अलग अलग गैस सप्लाई वाली कंपनियां हैं, उनके पोर्टल हैंग हो गए, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं, कोई स्थिति ऐसी नहीं। और जो बदलाव किया गया, वो बदलाव दरअसल किया गया ईसी के जरिए, ईसी यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के जरिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जरूरी सुविधाओं के वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। इस कानून के जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर कीमतों को काबू में रखा जाता है, और इसके तहत सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकती है, और यही किया गया है। अब इसको ऐसे समझिए कि जो 21 से 25 दिन का समय निर्धारित किया गया है, वो इसलिए ताकि स्टॉकिस्ट स्टॉक ना करें और जो आपूर्ति है वो निर्बाध चलती रहे। और सुनिए जरा, जो सरकार ने तय किया है ईसी एक्ट के जरिए, उसमें जो पीएनजी है, जो सीएनजी है और जो एलपीजी घरेलू गैस है, उसकी निर्बाध आपूर्ति होगी। आज की तारीख में भी अगर आप सिलेंडर बुक करते हैं तो मैक्सिमम 2.5 दिन के अंदर वो आपके घर आ जाएगा। तो फिर यह पैनिक क्यों है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या एक गलत खबर या गलत तरीके से खबर को समझने की वजह से आज देश के अंदर गैस का संकट पैदा हुआ है? जरा इसको और अच्छे तरीके से समझिए, इस पूरे गणित को समझिए कि देश के अंदर फिलहाल गैस को लेकर स्थिति क्या है। जो दैनिक खपत है पूरे देश भर की, जो एलपीजी की दैनिक खपत है वो 85,400 मीट्रिक टन के आसपास है, और जो सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं वो डेली 60 लाख के आसपास हो रहे हैं। ये एवरेज है, ये एवरेज है इस पैनिक स्थिति से पहले की। अब मानकर चलिए ये 60 लाख की जगह हर दिन 120 या कहीं कि 1 करोड़ 20 लाख सिलेंडर भरने लगे तो स्थिति क्या होगी? जो हमारी औसत खपत जो है 85,400 मीट्रिक टन, वो कन्वर्ट होकर 2 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। अब इतनी तो सप्लाई नहीं है, और जब सप्लाई नहीं होगी और डिमांड बेवजह की बढ़ेगी तो फिर वो स्थिति पैदा होगी जो फिलहाल देश के अंदर है। इसलिए हम देश को कह रहे हैं कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। हमारे पास 45 दिन का रिजर्व है, सिर्फ 15 से 20% की कटौती है, और वो भी जल्द वहां से सप्लाई शुरू हो जाएगी। और उसको बैकअप करने के लिए हम जो हमारी रिफाइनरीज हैं उससे 10% ज्यादा एलपीजी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एलपीजी रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट है। अब सोचिए सर, अब जरा यह भी देखिए कि देश में बीते 10 से 15 सालों में कितने एलपीजी कंज्यूमर बढ़ गए हैं। देश में एलपीजी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग खाना पकाने के लिए साफ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, जिसे हम पीपीएसी कहते हैं, उसके डेटा के मुताबिक 2015 से जुलाई 2025 के बीच एक्टिव घरेलू एलपीजी कंज्यूमर की संख्या 14 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ हो गई है, जो एक दशक में 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। सरकार ने दावा किया है कि एलपीजी कवरेज लगभग 100% घरों तक बढ़ गया है, जो 2016 में 62% था, जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू कर रहे थे। तो आप सोचिए, सरकार ने आपके घर घर तक सिलेंडर पहुंचाया है। वरना वो दौर भी आपको याद होगा कि सांसद साहब लिख कर देते थे, उसके बाद तो आपको सिलेंडर की परमिशन मिलती थी, घरेलू गैस का कनेक्शन मिलता था, उसके बाद फिर आपको लाइन लगानी होती थी, तब जाकर सिलेंडर मिलता था। आज देश में वो व्यवस्था है कि आप फोन पर बुक करते हैं, अगले 6 घंटे में आपके घर पर सिलेंडर होता है। अब अगर सरकार कह रही है कि मैक्सिमम 2.5 दिन हो सकता है, तो पैनिक क्यों कर रहे हैं? हम आपको भारत की गैस अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है जरा इसको भी समझ लीजिए। यह प्रोग्राम सिर्फ हम आपके भ्रम को दूर करने के लिए कर रहे हैं। भारत में हर दिन करीब 190 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की खपत होती है। इसमें से लगभग आधी गैस आयात की जाती है। उर्वरक उद्योग रोजाना 58 MMSCMD गैस इस्तेमाल करता है। बिजली क्षेत्र में करीब इतनी 25 MMCMD गैस का इस्तेमाल होता है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में करीब 22 MMSCMD गैस इस्तेमाल होती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां करीब 37 MMSCMD गैस इस्तेमाल करती है, और इसके अलावा बाकी गैस अन्य उद्योगों और क्षेत्रों में खपत होती है। यह हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ घरेलू गैस ही इससे प्रभावित हो रही है। अगर यह किल्लत पैदा होगी
तो ये सब सेक्टर पर इस्तेमाल होगी। जैसे फिलहाल ये जो ओवर परचेजिंग की गई है, जो घरों के अंदर सिलेंडर को रख लिया गया है, इसका असर यह हुआ कि होटल इंडस्ट्रीज को कमर्शियल सिलेंडर मिलना ही बंद हो गया, क्योंकि जहां 60 लाख सिलेंडर हर दिन भरे जा रहे थे वो बढ़कर 90 लाख या 1 करोड़ 20 लाख हो गए हैं। तो डिमांड इतनी बढ़ गई बेवजह की कि कमर्शियल एक्टिविटीज को रोकने के लिए होटल इंडस्ट्री को कमर्शियल सिलेंडर ही मिलने बंद हो गए। जबकि भारत में एलपीजी उत्पादन और खपत का इस आंकड़े को भी जरा देखिए। जो उत्पादन भारत में है वो 12 से 13 मिलियन टन के आसपास है, जो भारत खुद उत्पादित करता है, जबकि खपत जो है वो 31 से 33 मिलियन टन के आसपास है। यानी कि लगभग 20 मिलियन टन के आसपास हम विदेश से आयात करते हैं। उत्पादन को कुल मिलाकर जो हमारी कुल खपत है उसका 40%, जबकि आयात पर हम 60% के आसपास निर्भर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यही कहा कि भाई इस निर्भरता को कम करना पड़ेगा, और वो इसको लेकर फैसले ले चुके हैं। इसको लेकर बाकायदा रिफाइनरीज को कह दिया गया कि अब 10% प्रोडक्शन बढ़ाइए, और उसके बाद हो सकता है कि धीरे धीरे हम जो डिपेंडेंसी है इसको कम कर दें। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है जिसके लेकर यह सोचा जाए कि 4-4 सिलेंडर घर में भर लिए जाए। और ये एलपीजी बनती कैसे है? दरअसल एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है। एलपीजी 2 प्रमुख स्रोतों से मिलती है। पहला जो है वो प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग है, और दूसरा जो है वो कच्चे तेल की रिफाइनिंग है। जब प्राकृतिक गैस को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें मौजूद अलग अलग हाइड्रोकार्बन को अलग किया जाता है, जिनमें से प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर एलपीजी बनाते हैं। इसी तरीके से कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान भी यह गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। इसके बाद गैस को दबाव के जरिए तरल में बदला जाता है ताकि इसे सिलेंडर या टैंकर में आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और देश की प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं जो इस वक्त एलपीजी गैस को सप्लाई कर रही है, जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिए, क्योंकि सप्लाई की समस्या नहीं है। इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, रिलायंस इंडस्ट्री है। ये पांच प्रमुख कंपनियां हैं जो देश के अंदर एलपीजी सप्लाई कर रही हैं। और सवाल इन सब के बीच में जो अचानक से उठा, क्या वाकई में घरेलू गैस के दाम जब 60 से 65 रुपए बढ़ाए गए उसने भी ये पैनिक की स्थिति पैदा की कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में यहां भी दाम घरेलू गैस के ऐसे हो जाएं जैसे पाकिस्तान में 3000 रुपए का एक सिलेंडर है। तो लोगों ने सोचा कि अभी तो 60 ही रुपए बढ़े हैं, चलिए भर लेते हैं। वो जैसे ही भरे गए डिमांड बढ़ी, सप्लाई उसके मुकाबले में है ही नहीं, तो क्राइसिस क्रिएट हुए तो लोगों को लगने लगा कि गैस ही नहीं है, जबकि गैस तो सिर्फ 15 से 20% ही कम है और 45 दिनों का रिजर्व है। तो भारत के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और अगर ऐसी स्थिति होती भी तो बांग्लादेश को थोड़ी ना गैस सप्लाई कर रहे होते। लेकिन क्या रातों रात उत्पादन बढ़ सकता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर होना है? तो ये आत्मनिर्भर होने में कितना वक्त लगेगा? क्या ये रातों रात मुमकिन है? क्योंकि रिफाइनिंग जटिलताओं के चलते एलपीजी का उत्पादन तुरंत बढ़ाना बिल्कुल आसान नहीं है। और इसका कारण यह है कि एलपीजी रिफाइनिंग प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन नहीं बल्कि ये बाय प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब यह कि एलपीजी की मात्रा सीधे कच्चे तेल की रिफाइनिंग और गैस प्रोसेसिंग पर निर्भर करती है। अगर रिफाइनिंग क्षमता या कच्चे तेल की प्रोसेसिंग बढ़ेगी तभी एलपीजी का उत्पादन बढ़ सकता है। इसलिए सरकार के निर्देश से उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी संभव है, लेकिन इससे आयात पर निर्भरता तुरंत खत्म होना मुश्किल माना जा रहा है, और यह संभव भी नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। लेकिन हम फिलहाल जो आयात कर रहे हैं वो कौन कौन से देश से कितने % करें? एक्चुअली में जो 90% हम आयात करते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही करते हैं, और वहां से ईरान ने कहा है कि भारत के किसी भी वाहन को रोका नहीं जाएगा। तो फिर जरा देखिए कहां से सप्लाई हो रही है। यहां कतर से 34% भारत को सप्लाई होती है, यूएई से 26% और कुवैत से 8.3% भारत को एलपीजी मिलती है। और दिक्कत यह है कि दरअसल ईरान ने कतर, यूएई और कुवैत तीनों पर ही हमला कर दिया है, लेकिन जो रास्ता है वो रास्ता ब्लॉक नहीं है। और इसीलिए ईरान युद्ध ने कैसे इस संकट को वैश्विक तौर पर बढ़ा है, भारत के लिए नहीं, वैश्विक तौर पर बढ़ा है। भारत के एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। सऊदी अरब,
कतर और यूएई जैसे देश भारत के प्रमुख सप्लायर हैं। इनसे आने वाली गैस का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समुद्री मार्ग से गुजरता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते फिलहाल क्रूड और गैस की सप्लाई इस रास्ते से बंद है, लेकिन भारत के लिए खुली है। यह रास्ता ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई का 20% हिस्सा रखता है और इसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का संकट खड़ा होता वैश्विक तौर पर नजर आया। इस रास्ते से आपूर्ति बाधित होने की वजह से एलपीजी सहित कई ऊर्जा उत्पादों की सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है। भारत में सप्लाई चेन 15 से 20% ही डिस्टर्ब हुई है और हम 45 दिन का रिजर्व लेकर बैठे हैं। यहां तक खबर है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से हमारे 2 वाहन जिनके अंदर बाकायदा नेचुरल गैस है वो अगले 2 से 3 दिन में भारत आ जाएंगे। क्या वाकई में एक खबर को गलत तरीके से समझना उसने देश के सामने इतनी बड़ी स्थिति पैदा कर दी, या फिर जो पड़ोसी देशों के अंदर हो रहा है उसने भारत के अंदर यह सोच पैदा कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां यह हो रहा है, आने वाले 20 दिन या 1 महीने में भारत में ऐसा हो। हम आपको भारत के पड़ोसी देशों के हालात क्या हैं यह जरा दिखाते हैं, उससे आप समझिए और कल्पना कीजिए कि भारत की स्थिति कितनी बेहतर है। देखिए, नेपाल के अंदर लगभग 157 रुपए प्रति लीटर, जबकि चीन के अंदर 90 से 100 रुपए प्रति लीटर, अफगानिस्तान में लगभग 90 से 100 रुपए प्रति लीटर और म्यांमार में लगभग 150 से 80 रुपए प्रति लीटर के आसपास जो है पेट्रोल के दाम है। अब जरा बाकी देख लीजिए। वहां बिजली, पाकिस्तान को देखिए जरा, रोकिए इसे। पाकिस्तान में बिजली इस वक्त 24 रुपए यूनिट है, 24 रुपए, और भारत में 6 रुपए के आसपास। जो गेहूं है वहां 100 रुपए किलो के आसपास है, भारत में 26 रुपए के आसपास। जो गैस सिलेंडर वहां भरा जा रहा है 3,500 रुपए का भरा जा रहा है पाकिस्तान में, और जो पेट्रोल है वो 250 रुपए के आसपास, डीजल वहां पर 236 रुपए के आसपास। यह पाकिस्तान है। अगला देश जरा दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों का, पड़ोसी देशों का हाल है उसमें बांग्लादेश को देखिए। वहां बिजली जो है वो लगभग 6 रुपए के आसपास है, आटा वहां पर 70 रुपए के आसपास है, सिलेंडर वहां 1219 रुपए के आसपास है, पेट्रोल 130 रुपए, डीजल 114। कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश को जो एलपीजी सप्लाई होती है वो भारत से होती है। अब सोचिए, जहां सप्लाई हम करें वहां सिर्फ 1219 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है, तो भारत के पास तो किल्लत की संभावना ही नहीं है। अगला देश जरा दिखाइए, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। भारत को ही देख लीजिए, 1058 रुपए का गैस सिलेंडर है, अभी भी है, 2.5 दिन में सप्लाई है। उसके अलावा बाकी चीजें पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बेहद कम है, बेहद कम। और यह पड़ोसी राज्यों का हाल है, पड़ोसी देशों का हाल है। क्या वाकई में भारत का गैस का गणित बहुत सिंपल है। हमारे पास जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई है। सप्लाई 15 से 20% बाधित हुई है। इसके एवज में हमारे पास 45 दिन का रिजर्व है और 10% हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। तो फिर यह हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप हाय तौबा कर रहे हैं तो फिर आपको संभलना पड़ेगा। आपको सीएनजी गैस को, एलपीजी गैस को बचाना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको लगेगा कि क्या बेवजह का उदाहरण है, लेकिन अगर आप लाइनों में लग रहे हैं इसका मतलब है कि एलपीजी बहुत जरूरी है, और अगर ये बहुत जरूरी है तो फिर इसका बचना भी जरूरी है। उदाहरण समझिए, में देश भर के अंदर हम कितनी एलपीजी को ऐसे ही बर्बाद करते हैं। मानिए कि 4 सदस्यों का एक परिवार हर दिन लगभग 20 से 22 किलो भोजन बनाता है, उसमें सब कुछ शामिल है। एक साल में 4 सदस्यों का यह परिवार 11 सिलेंडर इस्तेमाल करता है, यानी 4 सदस्यों का एक परिवार साल भर में 163 किलो एलपीजी का इस्तेमाल करता है। इस हिसाब से 1 किलो खाना बनाने में करीब 20.3 ग्राम एलपीजी खर्च होती है। यह तो हुई एलपीजी की खर्च की बात, लेकिन कैसे खाना बनाने में एलपीजी बर्बाद हो रही है उसे आप समझिए जरा। देश भर में हर साल औसतन 78.2 मिलियन मीट्रिक टन खाना बर्बाद होता है, और इस खाने को पकाने के लिए 1.59 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी खर्च होती है। यानी 1.59 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी खर्च कर जो खाना पकाया जाता है वो तो बर्बाद हो ही रहा है, इसमें अन्न के साथ ही एलपीजी की भी बर्बादी होती है। अब समझिए, जो 1.59 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी बर्बाद होती है उससे क्या हो सकता है। यह भारत की कुल एलपीजी खपत का करीब 5% है।
इतनी एलपीजी में 112 करोड़ सिलेंडर भरे जा सकते हैं। कीमत के तौर पर देखें तो यह करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए की सीधी बर्बादी है। बर्बाद खाने को पकाने में जितनी गैस जलती है उससे देश की हर उज्ज्वला लाभार्थी महिला को 10 साल तक निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बर्बाद हुई 1.59 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी से पूरे देश के लिए 18 दिन का भोजन बन सकता है। तो जब आप ये कहें ना कि एलपीजी मिल नहीं रही है, तो फिर यह भी सोचिएगा कि हम एलपीजी को कितना बर्बाद कर रहे हैं। और हम तो 21वीं सदी में हैं, तो क्या हम विकल्प की तरफ नहीं जा रहे? हम आपको विकल्प बता रहे हैं जिसमें गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इंडक्शन कुकटॉप आता है, बाकायदा इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर आता है, इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन आता है, और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें आपको इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी है और वो आपके गैस से बेहद सस्ती पड़ेगी। और उसको अगर फ्री ही करना है तो ऊपर छत पर रूफटॉप पर सोलर पैनल लगा लीजिए, तो घर के अंदर सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है। सूर्य देव से बिजली मिलेगी, उस बिजली से आपके सारे इक्विपमेंट चलेंगे। इन इक्विपमेंट से आपकी खाने की जो गैस की सप्लाई आपको जरूरत है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खाना आसानी से पका सकते हैं। और ये वो आपदा में अवसर है जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। फिलहाल हम गैस को लेकर किल्लत में नहीं है, इसलिए आप ज्यादा सोचिए मत, पैनिक मत कीजिए और बेवजह घर के अंदर गैस को स्टोर मत कीजिए, क्योंकि आपकी स्टोर की हुई गैस से देश के अंदर किल्लत पैदा हो रही है और जिनको सच में जरूरत है उनको गैस नहीं मिल रही। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है।